हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप अच्छे होंगे और अच्छे से अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। मैं मोनिका रावत आपका स्वागत करती हूँ आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम देहरादून में। बच्चों, आज हम क्लास 8 का जो आपका सब्जेक्ट है साइंस, उसका चैप्टर लाइट को कंटिन्यू करेंगे। तो बच्चों, लास्ट लेक्चर में हम आंखों के बारे में यानी आई के बारे में पढ़ रहे थे। हमने आंख की संरचना पढ़ी। इसके बाद हमने जो आंखों में डिफेक्ट्स होते हैं यानी जो दृष्टि दोष होते हैं उनके बारे में पढ़ा था। उसे किस तरीके से करेक्ट किया जाता है, किस तरीके से ठीक किया जाता है, ये हमने समझा था। और हमने इसके बाद नाइट ब्लाइंडनेस यानी रतौंधी के बारे में समझा था। आई होप आपको ये सारे के सारे टॉपिक्स अच्छे से समझ में आ गए होंगे। आज जो हमारा टॉपिक है वो है विजुअली इम्पेयर्ड पर्सन कैन रीड एंड राइट, यानी चाक्षुष विकृति वाले व्यक्ति पढ़ लिख सकते हैं। तो बेसिकली अगर हम बात करें विजुअली इम्पेयर्ड पर्सन यानी वो लोग या वो व्यक्ति जो देख नहीं सकते, हैं, जिनकी आंखों की रोशनी नहीं है, उनकी हम बात करें। तो बेसिकली अगर हम बात करें विजुअली इम्पेयर्ड पर्सन की या चाक्षुष विकृति वाले व्यक्तियों की, तो ये जो इम्पेयरमेंट है, ये जो विकृति है, वो बहुत से लोगों पे जन्म से होती है और कुछ को जो है किसी इंजरी या किसी एक्सीडेंट के कारण हो जाता है। तो बेसिकली इसमें क्या होता है, आपकी आंखों की जो रोशनी है वो चली जाती है, आप देख नहीं पाते। तो बेसिकली जो देख नहीं पाते हैं, हम ये जानते हैं वो अपने आसपास की चीजें नहीं देख सकते हैं। तो यानी वो जो नॉर्मल या जो एक सामान्य व्यक्ति है, वो जिस तरीके से पढ़ता है, किताबों को पढ़ता है, चीजों को देखता है, वो ये सब कुछ नहीं कर पाता। तो क्योंकि वो उनको इंफॉर्मेशन चाहिए, उनको जानकारी चाहिए, उनकी नॉलेज में वृद्धि हो, तो उनका जो है एक जो लिपि है जिसे हम ब्रेल लिपि कहते हैं, इसके माध्यम से इन्हें पढ़ना लिखना जो है सिखाया जाता है। बेसिकली आप यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे आपको एक बच्चा दिखाई दे रहा है जिसकी आंखें जो है, आंखों की जो रोशनी है वो खत्म हो गई। अब वो क्या कर रहा है, वो एक किताब पढ़ रहा है। ये सामने किताब है, आप यहाँ पे देख सकते हैं। और ये किताब जो है वो ब्रेल लिपि में है या ब्रेल स्क्रिप्ट है या ब्रेल जो है उसमें लिखी गई है। और इसको वो टच करके, छू के जो है महसूस करके पढ़ रहा है। अगर हम बात करें चाक्षुष विकृति के बच्चों के बारे में या लोगों के बारे में, तो उनकी क्या है, आंखों की दृष्टि खत्म हो जाती है। लेकिन जो बाकी सेंसेस है, जैसे कि सुनने का जो सेंस है, यानी कि जो सुनने की शक्ति है, सूंघने की शक्ति है, छूने की शक्ति है, ये उनकी काफी अच्छी विकसित हो जाती है, जिस कारण इसका उपयोग करके ही ब्रेल लिपि या ब्रेल स्क्रिप्ट को बनाया। अब अगर हम बात करें देखने के लिए या चीजों को महसूस करने के लिए, तो बहुत सारे ऑप्टिकल एड्स जो है बनाए गए हैं चाक्षुष विकृति वाले व्यक्तियों के लिए। तो जैसे कि अगर किसी का जो इम्पेयरमेंट है वो थोड़ा कम है, ठीक है, बहुत ज्यादा नहीं है, मतलब ऐसा है कि उन्हें थोड़ा बहुत दिखाई देता है, बिल्कुल ही खत्म नहीं हो रखी है रोशनी, तो उसमें हम जो है मैग्नीफाइंग ग्लास हो गए, मैग्नीफाइंग ग्लास, आई लेंस, चश्मों का उपयोग करके हम क्या कर सकते हैं, ये क्या है, कुछ ऑप्टिकल एड है जिनके माध्यम से वो चीजों को देख सकते हैं। यानी वो व्यक्ति जिनकी जो आंखों की रोशनी है पूर्णतया खत्म नहीं हुई है, उनको देखने के लिए मैग्नीफाइंग ग्लास, चश्मों का उपयोग किया जाए। अब इसी तरीके से अगर हम नॉन ऑप्टिकल एड्स की बात करें, यानी उन एड्स की बात करें जो देखने के लिए यूज नहीं होते, तो इसमें आपकी जो है ब्रेल जो है इसका उपयोग किया जाता है। जो आपका जो ईयरफोन होते हैं उनका उपयोग किया जाता है, ताकि वो चीजों को समझ सके, चीजों को जान सके, चीजों को पढ़ सके। इसमें जो है आजकल बहुत सारे जो है, जैसे कि हम जानते हैं मोबाइल फोन्स में भी आपके रीडिंग बुक वाले ऐप आते हैं, जिसमें क्या होता है, जो बुक होती है वो आपका फोन बोलता है या उससे वॉइस आती है, जिससे जो है व्यक्ति सुन के उस बुक को समझ सके। तो इस प्रकार के कुछ जो है इक्विपमेंट्स का उपयोग करते हैं,
ताकि जो आपके चाक्षुष विकृति वाले या विजुअली इम्पेयर्ड जो पर्सन हैं वो पढ़ लिख सके। अब हम बात करते हैं ब्रेल सिस्टम। तो जो ब्रेल सिस्टम है वो आपके कुछ इस तरीके की होती है। एक शीट होती है, उसमें जो है एम्ब्रॉस किया जाता है। बेसिकली क्या किया जाता है, जैसे अल्फाबेट होते हैं, ए है, बी है, सी है, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं। तो यहाँ पे क्या है, सारे के सारे अल्फाबेट। तो हर एक अल्फाबेट के लिए कुछ जो है सिंबल्स बनाए गए हैं, जो जिसे जो आपकी ब्रेल शीट्स होती है उसमें उनको बाहर आ जाता है। जैसे आप यहाँ पे ए का देख सकते हैं, ए में यहाँ पे आपको देख सकते हैं कि एक जो है बिंदु तरीके का कुछ उभार रखा है। इसी तरीके से बी का आप देख सकते हैं, 2, 3 का आप देख सकते हैं एम्ब्रॉस कर रखा है 2, इस तरीके से। तो इस तरीके से क्या कर रखे हैं, ये पैटर्न्स बनाए गए हैं जिनको छू के जो है जो विजुअली इम्पेयर्ड या चाक्षुष विकृति का व्यक्ति है वो पढ़ सकता है, इस चीज को समझ सकता है। तो कुछ इस तरीके से जो चाक्षुष विकृति वाले व्यक्ति जो है छू के इन एम्ब्रॉस को, जो ये पेपर्स में एम्ब्रॉस किए गए हैं, इनको छूते हैं, इनको महसूस करते हैं और फिर किताब को या जो भी बुक है या जो भी चीज है उसको वो पढ़ते हैं। The most popular resource for visually challenged person is braille. चाक्षुष विकृति युक्त व्यक्तियों के लिए सर्वाधिक लोकप्रिय साधन ब्रेल कहलाता है। अब हम बात करते हैं ब्रेल की। तो ब्रेल जो है वो जो लुईस ब्रेल थे उन्होंने ही इसको बनाया है। इसको क्या किया है, इसको प्रोड्यूस किया, इसे बनाया। और क्योंकि ये क्या थे, खुद भी विजुअली चैलेंज थे, चाक्षुष विकृति वाले थे, तो इन्होंने इसको डेवलप किया ताकि वो और उनके जैसे बाकी जो लोग हैं जिनका दृष्टि जो है खो गई है या खत्म हो गई है, वो चीजों को पढ़ लिख सके। Louis Braille himself, a visually challenged person, developed a system for challenged person and published it in 1821। यानी जो लुईस ब्रेल थे उन्होंने अपने आप उन्होंने भी जो है इसको डेवलप किया, इसे बनाया, ब्रेल सिस्टम को बनाया। और ये खुद क्या थे, एक विजुअली चैलेंज यानी चाक्षुष विकृति के व्यक्ति थे। तो उन्होंने इसको बनाया और पब्लिश किया 1821 में, 1821 में। लुईस ब्रेल जो स्वयं चाक्षुष विकृति युक्त व्यक्ति थे ने चाक्षुष विकृति युक्त व्यक्तियों के लिए एक विकसित की तथा इसे 1821 में प्रकाशित किया। तो अगर हम बात करें ब्रेल सिस्टम की, तो ब्रेल सिस्टम किसने बनाया, किसने जो है इसको डेवलप किया, तो कौन थे, लुईस ब्रेल। और कब पब्लिश किया था, 1821 यानी 1821। अब अगर हम बात करें कि जो ब्रेल सिस्टम आज हम अडॉप्ट कर चुके हैं वो आपका 1932 में जो है अडॉप्ट किया गया। इसमें जो है जो आपके कॉमन लैंग्वेजेस है उनके कोर्स बनाए गए, मैथ्स के कोर्स जो है, आपके साइंस जो सिंबल्स हैं उनके क्या किए गए, कोड्स बनाए, कुछ कोड बनाए गए जिनको छूके जो चाक्षुष विकृति का व्यक्ति है या विजुअली इम्पेयर्ड पर्सन है उसे छूके पढ़ सके कि क्या लिखा गया है। The present system was adopted in 1932, यानी जो वर्तमान पद्धति है ब्रेल सिस्टम की उसे 1932 में अपनाया। There is Braille code for common languages, mathematics and scientific notation। यानी अगर हम सामान्य भाषा की बात करें, गणित की बात करें और वैज्ञानिक विचारों की या आपके जो सिंबल्स होते हैं, संकेत होते हैं, उनकी अगर हम बात करें तो उनके लिए क्या किए गए हैं, ब्रेल कोड डेवलप किए। क्या डेवलप किए गए, ब्रेल कोड। Many Indian languages can be read using the Braille system। और इसी तरीके से बहुत सारी जो है भारतीय भाषाएं हैं जिनको जो है इस ब्रेल सिस्टम के माध्यम से, जो ब्रेल सिस्टम है इसके माध्यम से पढ़ा जाता है। ब्रेल पद्धति का उपयोग करके अनेक भारतीय भाषाओं को पढ़ा जा सकता है।
अगर हम ब्रेल सिस्टम की बात करें तो ब्रेल सिस्टम में आपके 63 पैटर्न होते हैं। कितने पैटर्न होते हैं? 63। अब अगर हम बात करें सबसे पहले ब्रेल सिस्टम में, जैसे कि हम जब भी कोई भी भाषा पढ़ते हैं तो सबसे पहले हम अक्षर पढ़ते हैं या अल्फाबेट्स पढ़ते हैं। तो इसी तरीके से ब्रेल में भी सबसे पहले अक्षर यानी अल्फाबेट्स जो होते हैं, उनके जो कैरेक्टर्स हैं उनको पढ़ाया जाता है। फिर उनका जो कॉम्बिनेशन होता है, लेटर का जो कॉम्बिनेशन है उनको पढ़ाया जाता है। और धीरे धीरे करके, जैसे कि हम जो है अन्य भाषाओं में पढ़ते हैं, पहले लेटर पढ़ते हैं, अक्षर पढ़ते हैं, फिर शब्द पढ़ते हैं, फिर सेंटेंस जो है उसका ग्रामर पढ़ते हैं। तो इसी तरीके से ही ब्रेल में भी सबसे पहले जो है बेसिक सिंबल सिखाए जाते हैं। फिर जो सिंबल्स या लेटर का जो कॉम्बिनेशन है वो सिखाया जाता है। फिर उसके बाद से ग्रामेटिकल साइंस और उसके जो सेंटेंस है उन्हें सिखाया जाता है। और अगर हम बात करें ब्रेल सिस्टम की, तो जो ब्रेल सेल होते हैं इसमें जो ये डॉट्स होते हैं, इसमें क्या होते हैं? बिंदु होते हैं, डॉट्स होते हैं जो भारे जाते हैं। तो ये जो डॉट्स होते हैं ये क्या करते हैं? इनको दो वर्टिकल रो में जो है अरेंज किया जाता है। इसमें किया जाता है दो वर्टिकल रो में। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे आप देख सकते हैं, तो आपको यहाँ दिखाई दे रहा होगा, जैसे आप यहाँ पे Z दे सकते हैं, Y, X देख सकते हैं। तो यहाँ पे क्या किया गया है? जो आपके डॉट्स है उन्हें दो वर्टिकल रोज में अरेंज किया गया। इस तरीके से आप देख सकते हैं, दो रो में है ये, इस तरीके से दो वर्टिकल रो में। तो इस तरीके से जो है इसे अरेंज किया जाए। ब्रेल सिस्टम हैज 63 डॉट पैटर्न्स और कैरेक्टर। ब्रेल पद्धति में 63 बिंदुकृत पैटर्न अथवा छाप। Each character represents a letter, a combination of letters, and a common word or a grammatical sign. हर एक जो कैरेक्टर है वो किसी लेटर को रिप्रेजेंट करता है, जो है जो अक्षर है, अक्षर की जो कॉम्बिनेशन है उनको रिप्रेजेंट करता है, उनको दर्शाता है या प्रदर्शित करता है। वर्ड्स को यानी जो कॉमन शब्द है उनको, और ग्रामेटिकल साइन यानी जो ग्रामेटिकल साइन है, व्याकरणिक चिन्ह है, उन्हें ये प्रदर्शित करता है। प्रत्येक छाप एक अक्षर, अक्षरों के समुच्चय, सामान्य शब्द अथवा व्याकरणिक चिन्हों को प्रदर्शित करती है। डॉट्स आर अरेंज इन सेल्स ऑफ 2 वर्टिकल रोज, यानी जो डॉट्स होते हैं उनको सेल में अरेंज किया जाता है। और कैसे? 2 वर्टिकल रो में, दो जो है ऊर्ध्वाधर पंक्तियों में इसे लगाया जाता है। ऑफ 3 डॉट्स ईच, यानी हर उसमें 3 डॉट होंगे। बिंदुओं को ऊर्ध्वाधर पंक्तियों के 2 कक्षों में व्यवस्थित किया गया है। प्रत्येक पंक्ति में 3 बिंदु हैं। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं, इस तरीके से यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है कि ए को किस तरीके से बनाया जाता है। आप यहाँ पे देख सकते हैं एक सिंगल डॉट है, बी में आप देख सकते हैं 2 डॉट्स बनाए गए हैं। ठीक है, इस तरीके से जो है जो ब्रेल पैटर्न है उसे बनाया जाता है। और आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ये जो है वो 2 वर्टिकल रोज में आपको दिखाई दे रहे हैं। और ज्यादा से ज्यादा इसमें कितने बिंदु हैं? 3 बिंदु हैं एक रो में, आप यहाँ पे देख सकते हैं। तो इस तरीके से जो है जो ब्रेल पद्धति है उसमें शब्दों को, अक्षरों को लिखा जाता है। These patterns, when embossed on braille sheet, helps visually challenge people to recognize word by touching. अब ये जो पैटर्न्स होते हैं इनको किसमें एम्ब्रॉस किया जाता है? ब्रेल शीट में। ब्रेल शीट में इसे गोदा जाता है या हम कह सकते हैं उभारा जाता है। इन डॉट्स को क्या किया जाता है? उभारा जाता है, ताकि वो व्यक्ति जिनकी आंखों की रोशनी चली गई है वो इसको छू के इसको पहचाने कि क्या वर्ड लिखा गया है और पढ़ सके। इन पैटर्नों को जब ब्रेल शीट पर उभारा जाता है तो ये चाक्षुष विकृति युक्त व्यक्तियों को छूकर शब्दों को पहचानने में सहायता करते हैं। टू मेक देम इजियर द डॉट्स आर रेज्ड स्लाइटली, यानी ताकि जो व्यक्ति है उनको अच्छे से जो है टच करके वर्ड समझ में आए, जो अक्षर है, जो
आपके वर्ड्स शब्द हैं ये समझ में आए, तो क्या किया जाता है, इन डॉट्स को काफी उभारा जाता है, काफी अच्छे से उभारा जाता है, ताकि जो है पढ़ने में कोई दिक्कत ना हो। स्पर्श को आसान बनाने के लिए बिंदुओं को थोड़ा सा उभार दिया जाता है। Braille text can be produced by hand, by machine. Typewriters like devices and printing machine have now been developed. अगर हम ब्रेल टेक्स्ट की बात करें तो ब्रेल टेक्स्ट को हम किस तरीके से बना सकते हैं, हाथों के द्वारा, हाथों के माध्यम से, मशीनों के माध्यम से, जैसे कि आपका टाइपराइटर हो गया, प्रिंटिंग मशीन हो गई, इनके माध्यम से हम जो है ब्रेल, जो आप लिखते हैं, जो ब्रेल है उसे हम प्रोड्यूस कर सकते हैं, बना सकते हैं शीट। ब्रेल पाठों को हाथ या मशीन से तैयार किया जा सकता है। आजकल टाइपराइटर जैसी युक्तियां तथा मुद्रण मशीनें विकसित की गई। तो इसके साथ आपका जो ये चैप्टर है ये कंप्लीट होता है। अब हम चलते हैं इसकी एक्सरसाइज क्वेश्चन की तरफ। तो आपका पहला क्वेश्चन है, सपोज यू आर इन अ डार्क रूम, यानी मान लीजिए आप एक अंधेरे कमरे में। कैन यू सी ऑब्जेक्ट्स इन द रूम, क्या आप कमरे में रखी हुई वस्तुएं देख पा सकते हैं। कैन यू सी ऑब्जेक्ट्स आउटसाइड द रूम, क्या आप कमरे के बाहर रखी हुई चीजें देख पा सकते हैं। एक्सप्लेन, मान लीजिए आप एक अंधेरे कमरे में हैं, क्या आप कमरे में वस्तुओं को देख सकते हैं, क्या आप कमरे के बाहर की वस्तुओं को देख सकते हैं। व्याख्या कीजिए। तो जैसे ही हम किसी अंधेरे कमरे में जाते हैं, जैसे कि हम किसी कमरे में गए क्योंकि अंधेरा, हम ये जानते हैं उसमें जो भी वस्तुएं रखी हैं वो आपको नहीं दिखाई देंगी। क्यों नहीं दिखाई देंगी, क्योंकि कमरा अंधेरा है, उसमें किसी भी प्रकार का प्रकाश नहीं। और जो प्रकाश होता है, प्रकाश क्या करता है, प्रकाश जो है किसी वस्तु पे पड़ता है, उसे रिफ्लेक्ट करता है, परावर्तित करता है, जिससे क्या होता है, वो प्रकाश हमारी आंखों पे पड़ता है और अब हम उन वस्तुओं को, उन ऑब्जेक्ट्स को देख पाते। यानी कि अगर हम बात करें कमरे में रखी हुई वस्तुओं की, तो हम उनको देख नहीं पाते। वहीं अगर हम बात करें कमरे के बाहर रखी हुई वस्तु की, तो अगर हम कमरे के बाहर रखी हुई वस्तु की बात करते हैं, तो अगर कमरे के बाहर लाइट है तो आप उसे देख सकते हैं, क्योंकि क्या होगा, जो प्रकाश है वो उन जो वस्तुएं हैं उन पे पड़ेगा और आपकी तरफ वो रिफ्लेक्ट करेगा, तो आपको वो वस्तुएं दिखाई देगी। इन अ डार्क रूम वन कैन नॉट सी थिंग्स इन अ रूम, यानी अगर हम एक अंधेरे कमरे की बात करें तो कोई भी व्यक्ति उस कमरे में रखी हुई चीजों को नहीं देख पा सकता। बट थिंग्स आउटसाइड द रूम विल बी विजिबल, लेकिन जो कमरे के बाहर वस्तुएं होंगी वो अच्छे से देख सकता है। The reason for this is that the object is only visible when light from the object reaches the eye. यानी अगर हम बात करें कि कोई भी वस्तु हमें क्यों दिखाई देती, कोई भी वस्तु हमें तब दिखाई देती है जब उस पर प्रकाश पड़ता है, वो उस प्रकाश को परावर्तित करती है और वो परावर्तन के बाद हमारी आंखों पे पड़ता है, तभी हमें वो वस्तु दिखाई। In a dark room, we cannot see objects because the rays of light do not reach our eye, whereas in a lighted room, the rays of light reflected from the object reaches our eye, making them visible to us. यानी अगर हम बात करें उन वस्तुओं की जो कि अंधेरे कमरे में, अब क्या हो रहा है, उस अंधेरे कमरे में लाइट नहीं है, तो लाइट उस पे यानी वस्तुओं पे नहीं पड़ रही है, वहां से वो परावर्तित होकर हमारी आंखों पे नहीं पड़ रही है, जिस कारण हमें वो वस्तुएं दिखाई नहीं दे रही। वहीं अगर हम ऐसे कमरे की बात करें, कैसा कमरा, जहाँ पे लाइट है, जहाँ पे प्रकाश है, तो ऐसे कमरे में क्या होता है, बेसिकली जो है किसी ऑब्जेक्ट से, किसी वस्तु से लाइट एमिट होती है, प्रकाश उत्सर्जित होती है, वो वस्तुओं पे पड़ता है, वस्तुओं से वो रिफ्लेक्ट होता है, परावर्तित होता है और हमारी आंखों पे पड़ता है, जिस कारण हमें वस्तुएं दिखाई देती। तो यही कारण है कि जो अंधेरी कमरे होते हैं या अंधेरी जगह होती है, वहां पे आपको वस्तुएं नहीं दिखाई देती है,
जबकि ऐसी जगह जहाँ पे लाइट है वहां पे आपको वस्तुएं दिखाई। जब किसी वस्तु से प्रकाश परावर्तित होकर हमारी आंख तक पहुंचता है तो हम उस वस्तु को देख पाते हैं। अंधेरे कमरे में प्रकाश उपस्थित नहीं है, जिसके कारण वस्तु से कोई प्रकाश परावर्तित होकर हम तक नहीं पहुंचता, जिस कारण हम अंधेरे कमरे में रखी वस्तुओं को देखने में सक्षम नहीं है। लेकिन हम कमरे के बाहर की वस्तुएं तभी देख सकते हैं जब कमरे के बाहर प्रकाश होगा। यानी हम बाहर की वस्तुएं यानी कमरे के जो बाहर वस्तुएं कब देख सकते हैं? जब कमरे के बाहर प्रकाश होगा, रोशनी होगी, तभी देख पाएंगे, अदरवाइज हम नहीं देख। अब आपका अगला प्रश्न है, डिफरेंशिएट बिटवीन रेगुलर एंड डिफ्यूज रिफ्लेक्शन। यानी जो रेगुलर डिफ्लेक्शन है, नियमित परावर्तन है, और अनियमित परावर्तन है, इनके बीच में जो है भिन्नताएं बतानी है आपको, इनमें अंतर क्या है ये बताना है। Does diffused reflection means the failure of the law of reflection? क्या diffused reflection का अर्थ ये है कि जो लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन है या परावर्तन के नियम है वो उनका फेलियर है, उनका विफल होना है। नियमित तथा विसरित परावर्तन में अंतर बताइए। क्या विसरित परावर्तन का अर्थ है कि परावर्तन के नियम विफल हो गए हैं? तो अगर हम बात करें रेगुलर रिफ्लेक्शन की, कैसे रिफ्लेक्शन की? नियमित परावर्तन। तो रेगुलर रिफ्लेक्शन बेसिकली ऐसी सरफेस से होता है, ऐसी सतह से होता है जो समतल होती है यानी रेगुलर, जैसे कि मिरर यानी दर्पण। क्या होता है बेसिकली, जो आपका मिरर या दर्पण होता है उसकी सतह होती है चिकनी और स्मूथ और शाइन, चिकनी और चमकी। अब इस पे क्या होता है, प्रकाश पड़ता है इस तरीके से। अब ये सतह कैसी है? चिकनी है, समतल है और कैसी है? चमकीली है। तो इस पे जब प्रकाश पड़ता है तो जो हम जानते हैं कि जो प्रकाश की किरणें हैं वो समानांतर पड़ती है यानी पैरेलल होती है। अब वो जब इस पे पड़ती है, इस पे टकराती है, फिर वो रिफ्लेक्ट होती है कुछ इस तरीके से, और वो समानांतर ही रिफ्लेक्ट हो जाती है यानी पैरेलल ही वो रिफ्लेक्ट हो जाती है, परावर्तित हो जाती है। तो क्या होता है, एक रेगुलर रिफ्लेक्शन हो जाता है या नियमित परावर्तन होता है। अब इस केस में क्या होता है, रेज जो आएंगी वो पैरेलल आएंगी, वो हर केस में आएंगी, लेकिन जो रेज रिफ्लेक्ट होंगी, जो किरणें परावर्तित होंगी, वो भी आपस में पैरेलल यानी समानांतर होंगी। अब अगर हम बात करें करते हैं जो आपकी विसरित परावर्तन है या अनियमित परावर्तन है, ठीक है, डिफ्यूज रिफ्लेक्शन की, तो बेसिकली ये कैसी सरफेस में होता है? ऐसी सरफेस जो नियमित नहीं है, रफ है, खुरदुरी है, उबड़ खाबड़ है, कुछ इस तरीके। अब बेसिकली क्या होता है, एक हमारे पास प्रकाश का स्रोत है, वहां से प्रकाश आ रहा है, और हम ये जानते हैं जो प्रकाश आ रहे हैं वो पैरेलल फॉर्म में आता है या फिर समानांतर किरणों के रूप में आता है। अब वो क्या होता है, इस सरफेस पे, इस सतह पे से टकराता है। अब ये सतह कैसी है? खुरदुरी है, कहीं पे ऊपर है, कहीं पे नीचे है, ऊबड़ खाबड़ है। तो जैसे कि हम यहाँ पे देख सकते हैं, ये जो रे है, ये जो किरण है, वो नीचे की तरफ या जहाँ पे कम थोड़ा सा नीचे है वहां से रिफ्लेक्ट होती है, वही जो दूसरी किरण है वो ऊपर से इस तरीके से रिफ्लेक्ट होती है। तो क्या हो जाता है, फिर जो किरणें परावर्तित होती हैं वो पैरेलल यानी समानांतर नहीं रहती, वो कुछ इस तरीके से ऊपर नीचे रिफ्लेक्ट हो जाती है, यानी वो क्या हो जाती है, समानांतर नहीं रहती। यानी अगर हम बात करें विसरित परावर्तन की, तो विसरित परावर्तन में जो सतह होती है वो रफ होती है, खुरदुरी होती है, उबड़ खाबड़, और जो रिफ्लेक्टेड रे होती है वो पैरेलल नहीं होती, परावर्तित किरणें समानांतर नहीं होती। तो ये जो है आपका डिफरेंस है दोनों के दोनों, जो आपके रेगुलर और डिफ्यूज रिफ्लेक्शन है इनके बीच में।
अब अगर हम बात करें डिफ्यूज रिफ्लेक्शन की, तो डिफ्यूज रिफ्लेक्शन जो है, ये जो है लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन का फेलियर नहीं है, क्योंकि यहाँ पे जो सरफेस है, जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, उसमें इरेगुलरिटीज है, उसमें अनियमितता है, जिसके कारण इस तरीके का जो है हमें परावर्तन दिख रहा है। The difference between regular and diffuse reflection is as follow. पहला है regular reflection. Regular reflection takes place from a smooth and shiny surface. यानी अगर हम नियमित परावर्तन की बात करते हैं, तो नियमित परावर्तन जो होता है वो एक चिकनी और जो चमकीली सतह है उससे होता है. All rays are parallel after reflection. यानी परावर्तन के बाद सारी की सारी किरणें समानांतर होती हैं. वहीं अगर हम बात करें डिफ्यूज या विसरित परावर्तन की, तो विसरित परावर्तन में क्या होता है, डिफ्यूज रिफ्रैक्शन टेक्स प्लेस ऑन अ रफ और इरेगुलर सरफेस. यानी विसरित परावर्तन एक खुरदुरी रफ सरफेस से होती है या ऊबड़ खाबड़ सतह से होती है. द रिफ्लेक्टेड रेज आर नॉट पैरेलल टू ईच अदर. यानी जो परावर्तित किरणें हैं वो आपस में समानांतर नहीं होती. Diffuse reflection is not due to the failure of law of reflection. It is caused by the irregularities in the reflecting surface. यानी अगर हम बात करें विसरित परावर्तन की, तो ये जो है लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन यानी परावर्तन के नियम का जो है फेलियर नहीं है. ये जो है बेसिकली क्यों होता है, क्योंकि जो सतह है वो इरेगुलर है, वो कैसी है, ऊबड़ खाबड़ है, अनियमित है, जिस कारण जो है विसरित परावर्तन या डिफ्यूज रिफ्लेक्शन होता है. नियमित परावर्तन यह प्रकाश की चिकनी जगह पर अपतित होने से होती है या चिकनी सतह पर अपतित होने से होती है. परावर्तन के पश्चात सभी किरणें एक विशेष दिशा में परावर्तित हो जाती है. समतल दर्पण से परावर्तन इसका एक उदाहरण है. तो बेसिकली क्या कहा गया है कि इसमें जो चिकनी सतह है उससे परावर्तन होता है. एक समतल दर्पण या प्लेन मिरर इसका एग्जाम्पल है. और इसमें क्या होता है कि जो सारी की सारी किरणें हैं वो एक ही दिशा में, एक निश्चित दिशा में जो है परावर्तित हो जाती है. विसरित परावर्तन यह प्रकाश की खुरदुरी सतह पर अपतित होने से होती है. यानी ये कैसे होती है, जब प्रकाश किसी खुरदुरी सतह पर पड़ता है. परावर्तन के बाद परावर्तित किरणें अनियमित रूप से अनेक दिशाओं में बिखर जाती है. यानी जो परावर्तित किरणें होती हैं वो परावर्तन के बाद अलग अलग दिशा में, एक निश्चित दिशा में नहीं जाती. जैसे कि हम नियमित परावर्तन की बात कर रहे हैं, इसमें एक निश्चित दिशा की तरफ जाती है. लेकिन जब हम विसरित परावर्तन की बात करते हैं तो इसमें क्या होता है, परावर्तन के बाद जो किरणें हैं वो बिखर जाती है. उदाहरण के लिए सड़क की सतह से परावर्तन. जैसे कि हम बात कर सकते हैं सड़क की सतह, और आप ये जानते हैं सड़क की सतह कैसी होती है, खुरदुरी, ऊबड़ खाबड़. तो इससे जो परावर्तन होगा वो आपका विसरित परावर्तन या डिफ्यूज रिफ्रैक्शन होगा. नहीं, विसरित परावर्तन का अर्थ है, ऐसा बिल्कुल नहीं है कि परावर्तन के नियम विफल हो गए हैं. विसरित परावर्तन में भी परावर्तन के सभी नियमों का पालन हो. अब आपका अगला प्रश्न है, Mention against each of the following whether regular or diffuse reflection will take place when a beam of light strikes. Justify your answer in each case. यानी आपको कुछ केसेस दिए गए हैं, ठीक है, कुछ स्थितियां दी गई है. आपको ये बताना है कि किस केस में रेगुलर यानी नियमित परावर्तन हो रहा है, किसमें विसरित यानी डिफ्यूज रिफ्लेक्शन हो रहा है, जब भी कोई भी बीम इन सरफेस या इस सतह पर स्ट्राइक हो. और इसके लिए आपको जो है प्रत्येक जो स्थिति है उसके बारे में अपने जो है उत्तर को अच्छे से डिस्क्राइब भी कर. निम्न में से प्रत्येक के स्थान के सामने लिखिए, यदि प्रकाश की एक समानांतर किरण पूंजी इससे टकराती है तो नियमित परावर्तन होगा या विसरित परावर्तन होगा. प्रत्येक स्थिति में अपने उत्तर का औचित्य बताएं.
पहला है आपका पॉलिश्ड वुडन टेबल, यानी ऐसी लकड़ी की मेज जो कि पॉलिश्ड है। कैसी है? पॉलिश्ड। अब अगर हम लकड़ी की मेज की बात करें तो हम ये जानते हैं लकड़ी कैसी होती है? खुरदुरी होती है। लेकिन जब हम उस पर पॉलिश कर देते हैं, जब हम उसके ऊपर पॉलिश कर देते हैं तो उसकी जो सतह है वो नियमित हो जाती है। यानी अगर हम बात करें इस केस की, तो इस केस से यानी कि जो आपका टेबल है, मेज की जो सतह है वो पॉलिश है, ऐसी स्थिति में जो रिफ्लेक्शन होगा, जो परावर्तन होगा, वो आपका नियमित या रेगुलर रिफ्लेक्शन होगा, नियमित परावर्तन होगा। A polished surface means the surface very smooth, thus regular reflection takes place. यानी अगर हम जब भी पॉलिश्ड सरफेस की बात करते हैं तो ऐसी सतह की बात करते हैं जो कि कैसी है? समतल है, एक जैसी है, नियमित। यानी जब भी इस सतह से परावर्तन होगा तो वो रेगुलर रिफ्लेक्शन या नियमित परावर्तन। पॉलिश की गई लकड़ी की मेज में नियमित परावर्तन होगा क्योंकि पॉलिश करने पर उसका पृष्ठ चिकना हो जाता है। नेक्स्ट है चॉक पाउडर। अब अगर हम बात करें चॉक पाउडर की, यानी जो चॉक होता है उसका जो पाउडर है, तो हम ये जानते हैं चॉक पाउडर में क्या होंगे? बहुत सारे चॉक के कण होंगे। तो वो कैसे एक्ट करेंगे? एक ऐसी सतह जो कि ऊबड़ खाबड़ है, जो कि खुरदुरी है। तो जब इस यानी चॉक पाउडर के ऊपर लाइट पड़ेगी, प्रकाश पड़ेगा, तो जो रिफ्लेक्शन हमें दिखाई देगा वो डिफ्यूज यानी विसरित परावर्तन दिखाई देगा। तो a diffuse reflection takes place on a chalk powder because its surface is uneven. चॉक पाउडर में विसरित परावर्तन होगा क्योंकि इसमें अनियमित सतह होती है। यानी जो चॉक पाउडर है वो उस पे कैसी सतह है? अनियमित है, जिस कारण विसरित परावर्तन हो। नेक्स्ट है कार्डबोर्ड सरफेस, गत्ते का पृष्ठ। तो अगर हम बात करें गत्ते के पृष्ठ की, तो हम ये जानते हैं गत्ते की सतह अनियमित होती है, खुरदुरी होती है, अनइवन होती है, जिस कारण ये स्मूथ यानी चिकनी तो होती नहीं। तो जो भी लाइट है, जब भी लाइट इस पे पड़ेगी तो जो रिफ्लेक्शन या परावर्तन होगा वो विसरित परावर्तन यानी डिफ्यूज रिफ्लेक्शन, यानी इस केस में विसरित परावर्तन हो। The surface of cardboard that reflects light is not smooth. यानी गत्ते की जो सतह होती है जो कि लाइट को, प्रकाश को क्या करी है? परावर्तित करी है, तो ये स्मूथ नहीं होती। कैसी नहीं होती है? चिकनी नहीं होती। Thus, diffused reflection will take place from a cardboard surface. यही कारण है कि जो गत्ते की सतह होती है उससे डिफ्यूज रिफ्लेक्शन यानी विसरित परावर्तन होता है। गत्ते का पृष्ठ कार्डबोर्ड में विसरित परावर्तन होगा क्योंकि इसमें अनियमित सतह होती। नेक्स्ट है मार्बल फ्लोर विद वाटर स्प्रेड ओवर, यानी संगमरमर के फर्श पर फैला जल। अब बेसिकली क्या हो रहा है? फर्श है, किसका है? संगमरमर का। उसके ऊपर पानी फैल गया। पानी की जो सतह होती है वो कैसी होती है? चिकनी होती है, स्मूथ, बिल्कुल सीधी, नियमित होती है, जिस कारण अगर इस पे लाइट पड़ेगी, प्रकाश पड़ेगा, तो ऑब्वियस सी बात है क्योंकि सतह कैसी है? नियमित है, तो कैसा रिफ्लेक्शन होगा? रेगुलर, नियमित परावर्तन। The water spread over marble makes the surface very smooth. अब क्या हो रहा है? जो मार्बल है, मार्बल के ऊपर पानी पड़ गया, तो पानी की सतह क्या कर देती है? इस मार्बल की सतह को चिकनी बना देती है, which make it difficult to make it act like a plane surface, जो कि इसे एक प्लेन सरफेस या समतल सतह बना देती है। Hence regular reflection takes place, और इस कारण क्या होता है?
रेगुलर रिफ्लेक्शन होता है, यानी नियमित परावर्तन। संगमरमर के फर्श पर पानी फैल जाने के कारण नियमित परावर्तन होगा, क्योंकि इस स्थिति में संगमरमर का फर्श पानी की उपस्थिति में चिकना हो जाए। तो बच्चों, आज हमने जो आपका चैप्टर है लाइट, इसे कंप्लीट कर लिया है। हमने ब्रेल सिस्टम के बारे में पढ़ा और हमने ये देखा कि जो चाक्षुष विकृति यानी विजुअली इम्पेयर्ड पर्सन होते हैं, वो जो होते हैं उनके लिए कौन कौन से एड्स यूज किए जाते हैं और किस तरीके से वो ब्रेल के माध्यम से पढ़ते हैं। आई होप आपको ये सारे टॉपिक समझ में आ गए होंगे। तो बच्चों, आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अब नेक्स्ट सेशन में। तब तक के लिए थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।